दोस्तों जो वीडियो आप लोगों ने अभी देखी है उसके बारे में अभी बात करूंगा आप लोगों से। आज है 8 जुलाई। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस जिसके अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, बहुत सारे आर्टिकल में कवर करता हूं। बहुत ही उम्दा तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या होती है लेक्चर की, आप लोगों को करंट के साथ में स्टैटिक देखने को मिलता है और प्लस जैसे आर्टिकल डिस्कस करते हैं उसके एंड में आप लोग क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप लोग ये देख पाएं कि यार आर्टिकल सुन तो लिया है पर लेकिन क्या उस तरीके से सुना है कि एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर हम लोग दे सकें। तो वो भी मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा पूरे डिस्कशन को, ताकि अच्छे से चीजें को आप लोग समझ पाएं। और वीडियो के एंड में आज स्पेशलिटी क्या होगी, वीडियो के एंड की स्पेशलिटी है आज आप लोगों के लिए यह है भीम बेट का यहाँ पर कवर करूंगा, जो कि रॉक शेल्टर है। और आज के एसएलवी कमांडो है, शानदार तरीके से आंसर देंगे। इनका नाम है आयशा। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चन के आंसर देते हैं और फिर अगले दिन जो है सब जो बच्चे जान पाते हैं कि इसके द्वारा अच्छे आंसर दिए गए हैं, तो आप लोग के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। जो वीडियो स्टार्टिंग में दिखाई है उस वीडियो में बेसिकली क्या किया जा रहा है, एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो अभी सामने देखने को मिल रही है वो है ट्रेन के ऊपर इंप्लीमेंट की जा रही है। सोचो अगर ट्रेन जो है उसके सामने कुछ ऑब्जेक्ट आ जाता है और ट्रेन जो है वहां पर रुक जाए। ट्रेन कितनी बड़ी होती है, कितनी पावरफुल होती है, तो वो रुक नहीं पाती है, अक्सर यहाँ पर ट्रैक से उतर जाती है। पर लेकिन अगर सामने कुछ आए और ट्रेन इस तरीके से बनाई जाए कि वो कुछ भी सामने आ जाए तो उससे रुक जाए, तो यहाँ पर नुकसान कितना बच सकता है, कितने सारे लोगों की डेथ होने से बच सकती है। तो ये एक तरीका, ये एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और हो सकता है आने वाले टाइम में जल्द ही आप लोगों को हर कंट्री में देखने को मिले। मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा यार, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान जाती है, कई सारे जानवरों की जान जाती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एलिफेंट जो कि बहुत सारे ट्रैक पर आते हैं और उनकी जान जाती है। हमारे देश के अंदर ये बहुत ही बड़ी एक दुर्घटना बनती है हाथियों के लिए, क्योंकि हमारे देश में प्रॉपर कॉरिडोर नहीं बना रखे जिससे कि हाथी जो है क्रॉस कर सके, तो रेलवे ट्रैक से होकर उनको गुजरना होता है। तो ये जो ह्यूमन और जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसके चलते भी काफ़ी अच्छा सोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आप लोगों की क्या राय है, अच्छा है या फिर आप लोग कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। आज का जो आप लोग का मेंस या फिर एसए का कोटेशन है वो आप लोगों के सामने, ये आप लोग को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर बात की जा रही है जब भी आप लोग कोई एसए लिखें या फिर कोई भी आंसर राइटिंग करें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोला जा रहा है आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी। आई मतलब मैं मतलब भीमराव अंबेडकर जी। तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बोला गया कि मुझे अगर देखना है कि कोई कम्युनिटी, कोई सोसाइटी कैसे आगे बढ़ रही है, तो मैं देखूंगा कि उस सोसाइटी में महिलाएं जो हैं वो कितना अचीव कर रही हैं चीज़ों को। यानी कि महिलाओं का अचीवमेंट ही यहाँ पर सोसाइटी का अचीवमेंट होगा, क्योंकि महिलाओं को हम लोग साथ लेकर नहीं चलते हैं। तो ये बात खुद भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बोलेगी। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में? अगर आप लोग कुछ भी वुमेन इंपावरमेंट के बारे में लिखने के लिए आए तो आप लोग लिख सकते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो गोल 5वां है ये जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है यार, इस तरह की कोटेशन आप लोग अपने पास में रखिए, चीजें जो है वो आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। एक और छोटी सी बात, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है वो मैंने लिखा था यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर 8 बजे आएगा। हो सकता है ये 8 बजे से भी थोड़ा लेट आए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मुझे वीडियो आज जो है मोबाइल से अपलोड करनी है और काफ़ी लेंदी हो जाती है वीडियो, मोबाइल से अपलोड करने में टाइम लगता है। तो इसमें को कई बार 1 घंटे से या फिर 1.5 घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा मोबाइल से अपलोड करूँगा, क्योंकि मैंने 1-2 बार ट्राई किया था। आज जो है राउटर नहीं चल रहे, जिसकी वजह से मतलब जो लैंडलाइन इंटरनेट का कनेक्शन आता है वो नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से जो वीडियो है वो थोड़ा लेट हो सकती है। बात की मैंने अभी, तो उसको वो मतलब 9 बजे के बाद बोल रहे हैं से करेंगे। 9 बजे तक अगर वीडियो का वेट करूंगा तो वीडियो तो फिर हो गई, पता नहीं कब कब आएगी। तो इसलिए मैं इसको मोबाइल से अपलोड करूंगा। तो यार उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैंने बात की तो वो ये अपना प्रोसीजर जैसे स्टार्ट होगा तो 8 बजे से भी थोड़ा सा लेट हो सकती है, ठीक है। पर लेकिन डिस्कशन आप लोगों को शानदार देखने को मिलेगा, जिस तरीके से रहता है उसको अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिएगा। बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई आज, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की पर लेकिन नहीं हो पाया यार। फिर मैंने सोचा अब क्या ही करूं, फिर मोबाइल से अपलोड करने इसको जो है मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है आउटसाइड अफ्रीका, जो बेसिकली अफ्रीका के आउटसाइड यहाँ पर बात की जा रही है नैरोबी फ्लाइज के बारे में, ठीक है। तो ये कल एक क्वेश्चन था जिसमें कई सारे बच्चों को डाउट देखने को मिला था। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं मैंने परग्वे लिखा हुआ है, पर लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये उरुग्वे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो फॉर्मेशन किया गया है ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर ये परग्वे होगा यहाँ पर, ठीक है, उरुग्वे नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये परग्वे आ जाएगा तो आप लोगों का जो आंसर है वो आप लोगों को फिर देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें कौन कौन दे रखे हैं इसके अलावा, जैसे इंडिया हो गया, जापान हो गया और इजराइल हो गया। तो मैंने आंसर डी लगा दिया था, पर लेकिन आंसर रियलिटी में इसका सी होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर उरुग्वे की जगह परग्वे होता है तो आंसर ऐसे देख सकते हैं, ऐसे इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है।
तो कभी कभी हो जाती है यार छोटी छोटी मिस्टेक्स, तो अच्छा है आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया, बता दिया, इसे नेक्स्ट डे हम लोग सुधार लेते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी चीज देखने को मिलती है। दुनिया में एक देश ऐसा है यार जो बहुत ही सौभाग्यशाली देश है, और उसके नाम पर पूरे ओशियन यानी कि समुद्र का नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वो है अपनी प्यारी कंट्री जिसको बोलते हैं इंडियन ओशन, जिसके नीचे जो ओशन है उसका नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है। पर लेकिन क्या आप लोगों को पता है दुनिया में आज की डेट में पूछे आप लोगों से कि पृथ्वी के कितने भाग पर पानी पाया जाता है, तो अप्रोक्सीमेट आप लोगों को 71% एरिया पर आप लोगों को पानी देखने को मिलेगा। तो ये जो ओशन है ये भी रिसोर्सेज का भंडार है। इसीलिए अगर जब आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप लोग बातें करते हैं तो वहां पर टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 169 टारगेट है। एक कंप्लीट गोल डेडिकेट किया गया है कि लाइफ बिलो वाटर यानी कि समुद्र के नीचे जो जीवन है उसके ऊपर पूरा फोकस किया गया है। और वैसे यहीं पर ही फोकस नहीं किया गया, ओनली जगह जगह पानी का जिक्र भी किया गया है। जैसे कि आप लोग देखते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आप लोगों के पानी। अगर पानी स्वच्छ नहीं हो तो दिक्कत होगी, पानी स्वच्छ नहीं हो तो हेल्थ में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से पानी जो है अलग अलग जगह अलग रोल प्ले कर रहा है। हालांकि अगर बात करें तो जमीन के ऊपर भी जीवन तभी संभव होएगा पानी हो, और क्लाइमेट चेंज जो है उसमें भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है एक तरीके से वाटर। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि पानी जो है जल ही जीवन वाला फंडा यहां पर निकल कर आता है। पर लेकिन वो जल जो है वो कितना बड़ा रिसोर्सेज का भंडार होता है उसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ बातें मैं आप लोगों से करूंगा। ये आर्टिकल जो है यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के साथ भी आप लोग यहां पर कनेक्ट करके देख सकते हैं। #सेव ओवर ओशियन। तो ये इंसान ना एक इतने बड़े एरिया को बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है जो कि पृथ्वी का 71% है। सोचो अगर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पोल्यूशन फैलना स्टार्ट हो गया तो धरती पर जीवन जो है वो असंभव हो जाएगा। इवन आप लोग बात करें मॉनसून के बारे में, हमारे देश में जो मॉनसून आती है आप लोगों को पता है सबसे बड़ी मॉनसून होती है हमारे देश में जो आती है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। मतलब क्या है इसका मतलब है कि साउथ और वेस्ट से होती हुई मॉनसून हमारे देश में आती है, और वही मॉनसून जो है वो सबसे ज्यादा पानी जो है हमारे देश में लेकर आती है। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग कोऑर्डिनेट दिए इस तरीके से खींचोगे तो ये वाले रीजन से आप लोग को मॉनसून आती हुई नजर आएगी। तो ये पर्टिकुलर रीजन जो है अगर आज की डेट में ओशियन अगर ढंग से नहीं रहेंगे, ओशन अगर अप टू द मार्क नहीं रहेंगे, पोल्यूटेड रहेंगे, गंदगी रहेगी, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी, और हम लोग यही हालत करते हुए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर अगर बात करें सबसे बड़ी बात यही है कि कैसे हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं कि प्रोटेक्ट करें ओशन को, और यूनाइटेड नेशन इसके बारे में बोल रहा है। यूनाइटेड नेशन मतलब यूएन खुद यहाँ पर सामने निकल कर आया कि भाई साहब जग जाओ यार, फिर कब जगोगे। तो इसके चलते 5 डे की यूएन की ओशन कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ये लिस्बन पोर्चुगल में देखने को मिली, जिसमें इंडिया के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। तो इसके चलते साइंस बेस्ड सॉल्यूशन की बात की जा रही है। जैसे मैंने अभी बोला यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, तो यार ये गोल ऐसे हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोग ये बन जाते हैं। स्टेट पीसीएस के अंदर देखिए आप लोगों ने यूपीएससी में आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक्सीडेंट के बारे में बात करी, हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों को हो गया। अभी यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, कल को चलकर अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सोलर एनर्जी हो गया, ये सब चीजें अफोर्डेबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गरीब सेक्शन तक तभी पहुंचेंगे, अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। तो किसी भी आंसर राइटिंग को अगर आप लोग लिख रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि दुनिया में ये ऐसी चीजें चूज कर यहाँ पर लाई गई हैं जिसके ऊपर हम लोग को काम करना है और जिसको हम लोग को बढ़ाना है। तो इस तरीके से आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच लेनी है। आप लोगों को याद होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो कि ग्लासगो में हुई थी, याद आ रहा है कहां पर? यूके के अंदर में। 27 और 28 अभी बताई थी आप लोगों को, तो आप लोग बताइए कहां पर होने वाली है। तो इसके चलते फोकस ये है कि 2070 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, कार्बन फ्री बनाने वाले हैं अपने देश को। पर लेकिन वो कैसे पॉसिबल होगा? जब इन्वायरमेंट फ्रेंडली संसाधन हम लोग इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, तब जाकर ये चीजें जो हैं वो सुधरेंगी। यानी कि हवा में कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग को जमीन पर पैर रखकर काम करना पड़ेगा। अभी अगर इसके बारे में बात करें तो कई सारे एजेंडे हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा डीप सी माइनिंग। हमारी कंट्री में भी अभी डीप सी माइनिंग के लिए प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसमें 4000 करोड़ के करीब हम लोगों ने यहाँ पर खर्च करने की बात की गई थी, ताकि जो यहाँ पर हम लोग ओशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसको निकाल सकें। तो उसको देखना पड़ेगा कैसे उसके ऊपर काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वहां पर कहानी खराब कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा फोकस रहेगा कि कार्बन को कैसे कंट्रोल करना है। तो कार्बन सीक्वेंस्टेशन जो है ये भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ओशन जो है वो काफी लार्ज स्केल पर कार्बन को अपने अंदर समाहित करके भी रखता है, तो वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर ब्लू डील के बारे में बात की जा रही है, यानी कि सस्टेनेबल यूज होना चाहिए जो भी रिसोर्सेज हैं उसको, ताकि ढंग से यूज कर सकें और एक तरीके से क्रिएट कर सकें सस्टेनेबल रेजिलिएंट ओशियन इकोनॉमी।
देखिए ओशन के अंदर से दुनिया भर के रिसोर्सेज निकाले जाते हैं, जिसमें से आप लोगों को क्रूड ऑयल भी देखने को मिलेगा, कच्चा तेल जिसको आप लोग बोलते हैं। तो अगर आज की डेट में हम लोग चीजों को बर्बाद करने लगे तो बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। ये मैक्सिमम जो एरिया है वो अनरेगुलेटेड है, बोला जा रहा है हाई सीज आर अनरेगुलेटेड एरिया, तो इसके ऊपर फोकस देना है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। अभी बात करेंगे इसके बारे में। थ्रेट टू द ओशन, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, एसिडिफिकेशन, इसी के साथ में जो हीट वेव होती हैं उसकी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से ओशन चिल्ला रहा है भाई साहब मुझे बचा लो। समझ रहे हो कि पृथ्वी खुद चिल्ला रही है मुझे बचा लो, वरना फिलहाल अब तक हम लोग किसी ऐसे ग्रह के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं जहां पर जीवन संभव हो। इस पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव है और यही पृथ्वी हम लोगों ने ऐसी कर डाली कि वो चिल्लाकर त्राहिमाम बोल रही है भाई साहब मुझे बचा लो। तो यहां से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सारी चीजें जिनके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आने वाले टाइम में और दिक्कतें बढ़ेंगी। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने बोला कि भाई साहब आओ बैठो बातें करो और इन चीजों को सुधारो। अगर बात करें यहां पर यूएन डेकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो 2021 से लेकर 2030 तक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा अनटैप्ड, अनऑब्जर्व और अनएक्सप्लोर जो भी यहां पर जो चीजें हैं उसके ऊपर भी फोकस दिया जाएगा। और इसी के साथ में हम लोग को प्रॉपर इफेक्टिव साइंस को यहां पर कैसे हम लोग लेकर चल सकते हैं, सस्टेनेबल तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करना है, कैसे ढांचा हम लोग बना सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो सारी बातें देखी जा रही है। 2030 तक जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू क्रिएट करना न्यू फाउंडेशन, ताकि हम लोग प्रॉपर वे में चीजों को आगे लेकर बढ़ सकें और ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखना है। तो इसी के चलते यहां पर यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ सस्टेनेबल जो एक ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहां पर बातें की गई। बेसिक पर्पज इसका यही है कि कैसे चीजों को लेकर चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहां पर कि लाइफ अंडर वाटर, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, जिसके बारे में अभी आप लोगों को बताई, इसके ऊपर अलग से यहां पर एक स्लाइड इसलिए डाली है मैंने क्योंकि आप लोग इस गोल को समझ पाओगे कि इसका महत्व क्या है। लाइफ अंडर वाटर, आज के डेट में मछली है, दुनिया भर के लोग जो है मछली के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इवन हमारी कंट्री का अगर एरिया देखोगे 9 राज्य ऐसे हैं जो कि कोस्टल बाउंड्री के साथ में कनेक्ट हैं, और मैक्सिमम वो राज्य हैं जहां पर मछली पालन जो है काफी बड़ा एरिया माना जाता है। सोचो कल को चलकर अगर सारी चीजें बर्बाद हो जाएं तो ये लोग जो है एक तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। इवन कई कंट्री आपस में लड़ती भी रहती है इन सब चीजों को लेकर कि हमारी मछली पकड़कर ले गए, आप लोगों ने देखा होगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि यार हम लोग को समझना पड़ेगा कि रियलिटी में कि कैसे हम लोग इसको सस्टेनेबल बना सकते हैं, सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं, ताकि अपने लिए तो यूज कर ही करें। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी हम लोग चीजों को छोड़कर जाएं। तो जो गोल 14 है यहाँ पर वो इसी को ध्यान में रखता है कि कैसे पोल्यूशन को कम करना है, इसी के साथ में कैसे प्रोटेक्ट करना है जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसको, क्योंकि आज के डेट में हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से चीजें देखने को मिलती है। पानी जो है उसके अंदर काफी ज्यादा एसिड होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर की इंडस्ट्रीज हैं वो लाकर सारी चीजें पानी में उलेड़ दे रही हैं, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। फिश यानी कि मछली पकड़ने में इतना ज्यादा घुस जा रहे हैं कि उसको खत्म करने की कगार पर आ जाते हैं। मछली के चलते चलते यहाँ पर आप लोगों कछुए या फिर दूसरे जो इसके अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसके चलते साइंटिफिक नॉलेज और मेरीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि इंटरनेशनल जो कानून है उनको भी रेस्पेक्ट किया जा सके और सस्टेनेबल तरीके से हम लोग चीजों को आगे लेकर चल सके। जब बात की जाती है ना यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि बेनिफिट और हेल्थ क्या है ओशियन ग्लोबली अगर बात करें तो ये काफी लार्ज स्केल पर फायदा पहुंचाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जो आज के डेट में यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड करते हैं फिशिंग के ऊपर, तो डेवलपिंग कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी और 90% लोगों का रोजी रोटी इसी से आती है। फूड का काम करता है, क्लाइमेट चेंज में इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। इसी के साथ में टूरिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कोस्टल जो प्रोटेक्शन के लिए बात करें और रेजिलियंस हेल्थ के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं इसकी हेल्थ रहना अच्छी जरूरी है। यहाँ पर अगर इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम भी हेल्थी रहेंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये बातें हैं यहाँ पर। तो ये तो मैंने बेसिकली आप लोगों को आर्टिकल के बारे में कुछ बातें बता दी। अभी यहाँ से आप लोगों को कुछ और बातें बताऊंगा जिसके चलते आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कई सारे इनिशिएटिव हैं जो कि सस्टेनेबल ओशन इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड ओशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया था बताइए जरा। मेरीन प्रोटेक्शन एरिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है ये किसके बारे में, ये बात की जा रही है इसके बारे में ग्लो लाइटर, ठीक है। तो पार्टनरशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। IMO यानी कि एक तरीके से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कर रही है यहाँ पर, और एक तरीके से फंड किया जा रहा है नॉर्वे के द्वारा। इंडिया नॉर्वे ओशन डायलॉग, इंडिया डीप ओशन मिशन और इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन। तो ये इनिशिएटिव आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं अगर कल को कोई लिखने के लिए आ जाए तो। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से कई बार पूछा गया, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग यहाँ पर डाल दिए आप लोगों के लिए स्लाइड। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, 1948 में बनाई गई थी, ठीक है। पर जो यहाँ पर इफेक्ट में आई 1959 में जब फर्स्ट मीटिंग हुई। लंदन यूके के अंदर हेडक्वार्टर है। इसी के साथ में इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया एज ए अर्लीस्ट मेंबर इसको, और इसी के साथ में जो मेंबर स्टेट यहाँ पर जो ज्वाइन करते हैं एज ए मेंबर स्टेट वो 1959 में इसको ज्वाइन किया गया।
प्राइमरी पर्पज तो ये है कि कैसे हम लोग प्रॉपर रेगुलेट कर सकते हैं, अगर बात करें यहाँ पर ओशन के बारे में। इसी के साथ में यहाँ पर कैसे चीज़ों को गवर्न किया जा सकता है। 40 जो मेंबर कंट्री हैं वो एक तरीके से इलेक्ट करती है असेंबली को और उसमें काम करते हैं। काफ़ी क्रूशियल रोल रहते हैं यहाँ पर कि कैसे ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री को हम लोग को लेकर चलना है। और इसी के साथ में जो असेंबली है वो सेफ्टी के बारे में बात करती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है, जो भी लीगल टेक्निकल इश्यूज हैं उनके बारे में बात करती है। तो आईएमओ जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लंदन यूके के अंदर हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और काफी इंपॉर्टेंट जो एरिया आप लोगों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बोलते हैं यूएन क्लोज। अभी यहां पर बात करें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि अक्सर मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया भी है, जो कि आप लोग समझ पाएंगे जब यहां पर इसको अच्छे से आप लोगों को कवर करके मैं बताऊंगा। अभी यहां पर अगर बात करें, आप लोगों ने एक लाइन पढ़ी जब मैं डिस्कस कर रहा था, वो ये थी हाई सी जो है वो अनरेगुलेटेड है। ठीक है, तो नो कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क टू द हाई सीज, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। ओशन कवर करता है 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि और काफी सारे लोगों को यहाँ पर खाना पीना व्यापार भी प्रोवाइड कराता है। अब ये हाई सी वाला एरिया कहाँ है, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जब आप लोग लैंड से चलते हैं किसी, मान लीजिए यहाँ पर अपनी कंट्री की बाउंड्री है, तो इंटरनल जो वाटर होगा वो बेसिकली हमारे देश का नेशनल एयर स्पेस भी होता है। तो ये 12 न्यूटिकल माइल्स तक आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसको टेरिटोरियल वाटर भी बोलते हैं। इसके आगे जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर इसको बेस लाइन बोलते हैं। इसके आगे जब आप लोग जाएंगे 12 न्यूटिकल माइल्स और तो कॉन्टिगुअस जोन बोला जाता है, और इसी के अंदर आप लोगों को एक्सक्लूसिव जोन भी देखने को मिलेगा, जो कि बेस लाइन से लेके 200 न्यूटिकल माइल्स तक है। इंटरनेशनल जो एयर स्पेस होता है वो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर ये नेशनल एयर स्पेस है, अगर कोई यहाँ से हवाई जहाज उड़ा कर जाएगा तो हम उसको बोल सकते हैं भाई साहब अलाउ नहीं करते हैं तुमको, जैसे कई बार पाकिस्तान हमको फ्लाइट उड़ाने से अपने ऊपर से मना कर देता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये एयर स्पेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, अक्सर कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। इसके बाहर जो एरिया होता है इसको हाई सी बोलते हैं, और ये हाई सी वो एरिया है जो कि अक्सर अनरेगुलेटेड रहता है, उसके बारे में कोई ज्यादा बातें नहीं करता है। तो इसके चलते यहाँ पर इसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है। तो ये यूएन जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी है, ये 1982 में लाया गया था। इसके चलते यहाँ पर इंटरनेशनल जो पानी की बाउंड्री है उसको कैसे कवर करना है, जो सारे सीज हैं उसको डिवाइड किया गया 5 जोन के अंदर में, जैसे मैंने बताया इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सी। तो हाई सी जो है वो अनरेगुलेटेड है, ज्यादातर उसके ऊपर फोकस देने की बात की जाती है, और इसको कैसे लेकर चलना है ताकि चीजों को सुधारा जा सके, तो उसके चलते यहाँ पर ये बताता है। ठीक है, ऑल कोस्टल कंट्री जो है इन साउथ चाइना सी में, उनके अंदर जो है इस चीज को लेकर रस्साकसी रहती है, डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि चाइना ये बोलता है साउथ चाइना सी सारा मेरा है। ठीक है, क्योंकि चाइना के नाम पर है। ऐसे तो इंडिया बोल देगी पूरा इंडियन ओशन मेरा है, कर लो तुमको क्या करना है। तो ऐसी ऐसी बदतमीजी भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इनके ऊपर भी यहाँ पर काम किया जाता है कि कैसे इस चीजों को हम लोग को नॉर्मल करना है, ताकि अगर कोई कंट्री जो है इस तरीके से बदतमीजी काट रही है उसमें एक बैलेंस बनाकर यहाँ पर चला जा सके, तो उसको भी यहाँ पर इसके बेस पर चलना होता है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें की, तो यहाँ से भी आप लोग देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कवर हो जा रही है, कल को क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि भाई साहब खाना कम से कम रोटी तो होनी चाहिए। इटली में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है ये आप लोगों को बताना है। ये बनाई गई थी 16 अक्टूबर 1945 में कनाडा के अंदर में। फॉर्मेशन किया गया वो बता दिया। वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जब यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, उसकी बर्थ एनिवर्सरी है। ये सारी ऐसे पब्लिकेशन है जो इसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, जैसे स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर सोफिया बोलते हैं। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट इसके उसको बोलते हैं सोफो। इसी के साथ में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन वर्ल्ड SOFI। इसी के साथ में यहाँ पर स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ये SOF है। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी मार्केट SOCO। फूड जो वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है वो भी इसी के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग चीजों को तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, आप लोग ये देखिए एक बार, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन कितने आप लोग दे पा रहे हो उनके आंसर। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये बेसिकली समिट है यहाँ पर, जो कि अभी लिस्बन पोर्चुगल यानी कि पोर्चुगल यानी कि पुर्तगाल में आप लोगों को देखने को मिली। अगर पोर्चुगल को भी आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा पोर्चुगल। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बात। ठीक है, इधर आइए, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, नन्ना सा मुन्ना सा जूम हो जा। ठीक है, ये हो गया लिस्बन और ये पोर्चुगल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये हो गया पुर्तगाल बोलते हैं जिसको नॉर्मली आप लोग। ठीक है, जहां से वास्को डी गामा आया था भाई साहब देश में।
तो इसके बारे में जाना, क्या क्या दिक्कत है वो समझी। सी से रिलेटेड यहाँ पर जो यूएन का ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो डिकेड है, यानी कि 10 साल है, वो समझा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 क्या है उसके बारे में जाना। इसी के साथ में क्या क्या सस्टेनेबल बनाने की बात की जा रही है वो सारी चीजें समझी। इसी के साथ में वैसे आईएमओ के रिलेटेड एक स्लाइड भी मैंने डाल दी यहाँ पर, अगर आप लोग इसको देखना चाहें। टोटल यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में कनेक्ट करके इसको दिखाया गया है। तो ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कई बार चीजें मैं डाल देता हूँ स्लाइड के अंदर में, तो आप लोग पीपीटी जरूर डाउनलोड करो, किया करो। टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये मिल जाती है, ठीक है। ये हम लोगों ने देख ली, आईएमओ के बारे में जान लिया, यूनाइटेड नेशन जो यूएन क्लोज है उनके बारे में जान लिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जान लिया। तो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग यहाँ पर कवर होगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। बात की जा रही है FAO कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो यहाँ पर 4 रिपोर्ट के नाम दे रखे हैं, तो ये मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में बताया। तो चारों की चारों रिपोर्ट जो है इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब आप लोगों से पूछे तो आंसर इसका यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। तो ये तो आप लोग एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14? एंड करना इलीगल और ओवर फिशिंग, इसी के साथ में रिड्यूस करना मैरीन पोल्यूशन, मिनिमाइज करना एसिडिफिकेशन और प्रोटेक्ट करना मैरीन और कोस्टल इकोसिस्टम को। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? देखिए, देखता हूं कौन कौन सी आंसर देते हैं। अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिए। एक क्वेश्चन हो रहा है उसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर आंसर बताऊंगा ताकि आप लोग यहाँ पर इसको समझ सके, ठीक है। अगर बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं यहाँ पर ग्लोलिटर, ठीक है। तो ये ग्लोलिटर पार्टनरशिप जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये यहाँ पर किसके साथ में पार्टनरशिप है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। सही आंसर क्या है यहाँ पर ये बताना आप लोगों को, करेक्ट पूछा गया है। और ये अभी मैंने डिटेल में आप लोगों को कवर भी किया। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं यार, थोड़ा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए बोलता हूँ ध्यान से सुना करो। तो यहाँ पर 1 and 2 सही है, 2 and 3 सही है, 1 and 3 सही है, ऑल ऑफ द अबव सही है। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, A B C F D। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला अभी, यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर ग्लोलिटर है, यहाँ पर ये इसमें मैंने बोला कि पार्टनरशिप करती है किसके साथ में? IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, ठीक है, जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा FAO। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये नहीं बताया कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी है क्या, नहीं है ना। तो आंसर इसका यहाँ पर A हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में। ऊपर वाले का आंसर क्या था? यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सारी की सारी जो है सही है, यहाँ पर ये चारों को चारों तन के आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो डिटेल में बताया अभी यहाँ पर क्या क्या इसका बेसिक पर्पज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 का, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो छठा कौन से छठे में क्या लिखा है ये बताइए, देखता हूँ कौन कौन सी आंसर देता है, ठीक है। आंसर जरूर दिया करो, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कैसा लगा ये आर्टिकल जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। इतने सारे लोग जो है वीडियो देखते हैं पर लेकिन पता नहीं फीडबैक देने में क्या दिक्कत होती है। मैं तो ये बोलता हूँ अगर मैं आप लोगों को बोल दूं एक दिन कि आप लोग पीपीटी बनाओ बैठ के, तो मुझे लगता है कोई एक आर्टिकल भी बना कर नहीं देगा जब आप लोगों को इतना सा काम करने में दिक्कत होती है। बड़ी बात है यार ये अपने आप में। फीडबैक के लिए बोलता हूँ मैं आप लोगों को, जस्ट वो भी आप लोग नहीं करते हैं, तो ये तो गलत बात है यार। कम से कम फीडबैक दिया करो, डिसलाइक कर दो, मैं ये तो नहीं बोलता हूँ लाइक ही करो, डिसलाइक करो आप लोग वीडियो को, पता तो चले मुझे सही है या गलत है। न्यूट्रल रहने में क्या मजा आता है, आप लोग उसको बताया करो कि सही है या फिर गलत है, दो चीजों में से कोई एक तो आप लोग चूज कर सकते हो ना, तो ये जरूर किया करो यार, ठीक है। दोस्तों अगर आज की डेट में किसी भी कंट्री की ग्रोथ आप लोगों को देखनी है तो आप लोग ये देखिए वो जो कंट्री है आसपास वाले रीजन में कितना इन्वेस्टमेंट करती है। यानी कि वो कंट्री अगर पड़ोसी देशों में भर भर कर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री की जीडीपी शानदार है, उस कंट्री के अंदर में आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बहुत शानदार देखने को मिलेगी और इसी के साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी अच्छा खासा आप लोगों को उस देश का देखने को मिलेगा। आखिर मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बातें करूंगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर आप लोग बात करें तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, मैप बेस्ड कई सारे, ठीक है। और इसी के साथ में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूंगा इसी आर्टिकल के अंदर में। आप लोगों को आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेगा ये आर्टिकल, क्योंकि एक रीजन के बारे में बात कर रहे हैं और जिस रीजन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एशियन रीजन। तो 5 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, जैसे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया और तुर्कमेनिस्तान हो गया। तो इनके बारे में भी काफी डिटेल में बात करूंगा, तो बहुत कुछ आप लोगों को इस आर्टिकल में जानने को मिलने वाला है। वैसे अगर हम लोग बात करें इस आर्टिकल के बारे में तो अभी फिलहाल फोकस एक कंट्री के ऊपर तो रह गई जिसका नाम है तजाकिस्तान, और उसी के साथ में पूरा सेंट्रल एशियन रीजन के साथ में भी मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा जहां से अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाया करते हैं।
ये जो आर्टिकल है यूपीएससी प्रीलिम्स, इसी के साथ में जीएस पेपर 2 जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला एरिया है उसके साथ में मैं कनेक्ट कर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो काफी प्यारा ये आर्टिकल रहने वाला है, ध्यान से सुनिएगा टकटकी लगाकर, क्योंकि इस आर्टिकल के एंड में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। यार क्वेश्चन का आंसर आप लोग तभी दे पाओगे जब आप लोग आर्टिकल को ढंग से सुनोगे, ठीक है। तो आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा, तो इसलिए अच्छे से आप लोग ये आर्टिकल सुनना और फिर पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने ये आर्टिकल सुना है। अभी न्यूज में किस लिए, न्यूज में इसलिए हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एंड अर्थ साइंस, उसके द्वारा एक बायलैटरल मीटिंग यहाँ पर रखी गई, जिसके चलते यहाँ पर तजाकिस्तान में हम लोग कैसे अपने रिलेशन बढ़ा सकते हैं एनर्जी और वाटर रिसोर्सेज के मामले में, उसके बारे में बातें की गई। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये है, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले बायलैटरल, ट्राइलेटरल या फिर मल्टीलेटरल का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा बायलैटरल का मतलब होता है दो देशों के बीच में बेसिकली संबंधों के बारे में बात कर सकते हैं। ट्राइलेटरल में 3 देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे और मल्टीलेटरल में उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि मोर देन 3। जैसे क्वाड्रिलेटरल आप लोग बोल सकते हैं 4 को, ये इसके ऊपर जाएंगे तो फिर आप लोग उसको मल्टीलेटरल बोल दिया करते हैं अक्सर। तो यहाँ पर किसी कंट्री के साथ में जो रिलेशन है वो मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं, जैसे कि अभी आप लोग यहीं पर ही देख सकते हैं, बात कर रहे हैं एनर्जी के मामले में, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, डिजास्टर मैनेजमेंट के, तो अलग अलग एरिया में आप लोग रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है और सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर दोनों की रिक्वायरमेंट मैच हो जाती है तो फिर आप लोगों ने अक्सर हिस्ट्री में पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम, यानी कि उसके पास में आलू है, हमारे पास में टमाटर है, तो तुम हमें आलू दो, हम तुम्हें टमाटर देंगे, चलो आलू टमाटर की सब्जी बना लेते हैं। तो ऐसे ही देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, रीजन वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना हमारा देश, यानी कि दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में है। तो जब पॉपुलेशन देश में है तो हर एक इंसान को चाहिए कि यार स्कूटर होना चाहिए, बाइक होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, घर में एसी होनी चाहिए, टेलीविजन होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में जो भी संसाधन होने चाहिए वो सबकी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो फुलफिल करती है। तो इसके चलते अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ पर पॉपुलेशन तो ज्यादा नहीं है पर एनर्जी जो है वो भरपूर मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि इस एरिया के साथ में हमारे कनेक्शन अच्छे रहें, पर एनर्जी की मात्रा भी इस तरीके से हम लोग को एंजॉय करनी है ताकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव कर सकें और क्लाइमेट चेंज का भी ध्यान हम लोग रखकर चल सकें। अभी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग दुनिया में बढ़ना स्टार्ट हो जाते हो तो बड़े बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे ही जैसे जैसे हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन में ग्रोथ करते हुए जा रहे हैं तो चाइना हमारा पड़ोसी देश जो कि लंगोटिया यार है वो हमेशा हमारी काट पर रहता है। और इसके लिए फायदा यह है कि चाइना जो है, अगर बात करूं सेंट्रल एशियन रीजन के साथ में, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। बस हमारा और चाइना का यहीं पर ही पंगा फंस जाता है, यानी कि हमारा जो एरिया है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है सेंट्रल एशियन के साथ में, और चाइना जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसी का चाइना जो है वो फायदा उठाता है और चाइना हर जगह वहां जो है लार टपकाता हुआ नजर आएगा जहां पर रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। सेंट्रल एशिया में ये चीजें भर भर कर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चाइना जो है वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है पर हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए हम लोग ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढते रहते हैं इस रीजन के साथ में हम लोग को कैसे कनेक्ट करना है। और पास्ट में हमारे द्वारा काम भी किया गया, जैसे कि आप लोगों को कई बार मैंने पढ़ा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये अगर बात करें यहाँ से कनेक्ट होता हुआ, ईरान से कनेक्ट होता हुआ, और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कैस्पियन सी से होता हुआ सेंट्रल एशिया के साथ में कनेक्ट करता हुआ, उधर रशिया से होता हुआ नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, इसी के साथ में नॉर्थ सी, ये हो गया नॉर्थ सी बाल्टिक सी से होता हुआ, मेडिटेरेनियन से होता हुआ ये यहाँ पर अरेबियन सी में आता है। तो जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है कि चाइना दुनिया को रोड के थ्रू भी और समुद्र के थ्रू भी कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ऐसे ही हमारे पास भी कई सारे ऐसे रूट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते हम लोग यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था 2000 में और कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी इंडिया को दुनिया के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर ये 16 मई 2002 में एग्रीमेंट साइन किया गया। हालांकि यहाँ पर स्टैब्लिश तो तब कर दिया गया था, पर लेकिन लोग कई सारे मानते नहीं है, फिर उनको मनाने में, चाय पिलाने में, समोसे खिलाने में टाइम लगता है, फिर वो आकर बैठते हैं और फिर चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती है। तो इसी के चलते टोटल मिलाकर ये 7200 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है जिसमें शिप भी चलेंगे, रेल भी चलेगी और रोड भी चलेंगे, यानी कि इसमें जहाज भी चलेंगे पानी के, रेलवे ट्रैक भी रहेगा और रोड भी बनाएंगे, इस तरीके से। तो इंडिया जो है वो कनेक्ट होगा यहाँ पर इंडियन ओशन के थ्रू, पर्शियन गल्फ के थ्रू और कैस्पियन सी के थ्रू। आने वाले टाइम में ये बेसिकली फोकस यहाँ पर दिया गया। तो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने की बात की गई। अभी इंडिया ने हालांकि बोला भी था
कि यहाँ पर क्यों ना अफगानिस्तान को भी यहाँ पर इसके साथ में लेकर चला जाए। पर लेकिन देखो कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अभी वहां पर तालिबान का रूल है और तालिबान कहीं ना कहीं काफी हद तक जो है पाकिस्तान के कनेक्ट में रहता है। उसी की वजह से आज तक का ये तापी पाइपलाइन क्वेश्चन तो बन गए एग्जाम में कई बार, पर लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। अभी यहाँ पर बात की जा रही है पूरी करने के लिए, तो देखते हैं कितना पूरी कर पाते हैं इसको। तो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान से चलती है तापी पाइपलाइन, जिसमें T4 है यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, A4 है अफगानिस्तान, P4 है पाकिस्तान और इंडिया में आकर ये रुक जाती है। तो ये तापी पाइपलाइन को अभी यहाँ पर कंप्लीट करने में पता नहीं कितना टाइम लग सकता है और आज तक यहाँ पर इस समय बेसिकली रुकी हुई है। रीजन क्या है? रीजन बीच में पड़ जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहाँ पर पाकिस्तान तो आप लोगों को पता है कुछ चाहता ही नहीं है कि इंडिया में प्रॉपर वे में आ जाए, तो इसके चलते हरकतें यहाँ पर देखने को मिलती है। 1814 किलोमीटर लंबी एक नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, जिससे कि इन्वायरमेंट को भी काफी फायदा पहुंचेगा। जो हम लोग क्रूड ऑयल कच्चा तेल यूज कर रहे हैं उससे इन्वायरमेंट को काफी नुकसान होता है। अगर कल को चलकर ये तापी पाइपलाइन कंप्लीट हो जाती है तो काफी फायदा इसका देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा 4 कंट्री से होती हुई ये तापी पाइपलाइन जाती है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अभी फिलहाल के टाइम पर तापी पाइपलाइन के बारे में अगर बात करें तो ये तो आप लोग याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान जो है अफगानिस्तान इंडिया से के थ्रू होती है और हमारी कंट्री में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडिया ऑयल जो है वो यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। पर लेकिन वो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो फिर से हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? सेंट्रल एशियन कंट्री से अपने देश में एनर्जी लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला एग्रीमेंट मैंने बताया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। अगर सेंट्रल एशियन कंट्री के बारे में लिखने के लिए आ जाए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है। दूसरा एग्रीमेंट मैंने आप लोगों को बताया तापी के बारे में, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ में। अब तीसरा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये है अशकाबाद एग्रीमेंट। अशकाबाद जो एग्रीमेंट है यहाँ पर ये भी काफी इंपोर्टेंट है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है आप लोग, यहाँ पर देखने को मिल रहा है ईरान, ठीक है। तो आसपास वाले रीजन से यहाँ पर सेंट्रल एशियन के थ्रू होते हुए यहाँ पर इधर आप लोग ये वाला रीजन देखने को मिलेगा, चाइना के साथ में कनेक्टिविटी। इधर ये पर्टिकुलर रीजन हो गया, ये इधर इंडिया के साथ में कनेक्टिविटी। तो इसमें भी रेल वगैरह कई सारी चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। अशकाबाद मूवमेंट का, अशकाबाद एग्रीमेंट का बेसिक पर्पज यही था कि कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके सेंट्रल एशिया की पर्शियन गल्फ के साथ में, और यहाँ पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी कंट्री जो है इनको कनेक्ट किया जा सके, क्योंकि सारी कंट्री ऐसी हैं जो एनर्जी रिच कंट्री है और यहाँ से एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसको रहेगी? जैसे हमारा देश हो गया और इधर चाइना हो गया, तो इन तक एनर्जी को सप्लाई किया जा सके। ये कई सारे बेसिक फंडे आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों के तीनों एग्रीमेंट तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अभी जो बात करूंगा, अगर आप लोगों से पूछ ले कि इंडिया सेंट्रल एशियन डायलॉग के बारे में, तो यहाँ पर आज से नहीं पुराने टाइम से यहाँ पर चीजें स्टार्ट हुई है, पर लेकिन ज्यादा पुरानी भी नहीं है। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को कोई बोले कि कब से चीजें स्टार्ट हुई, तो आप लोगों को याद रखना है एक टाइम पर हुआ करता था यूएसएसआर, जिसका पापा आप लोग बोल सकते हैं रसिया हुआ करता था, आज की डेट में रसिया है। उस टाइम पर यूएसएसआर का विघटन हुआ, इसमें से लगभग 15 के करीब देश जो है वो टूटकर छोटे छोटे अलग हो गए। ये जो देश है उस टाइम पर यहाँ पर पैदा हुए, यानी कि 1990s में यहाँ पर चीजें जो है जब ये इंडिपेंडेंट हुए तो तब से लेकर चीजें जो है वो स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये कंट्री निकल कर आई और इन्होंने अलग अलग कंट्री के साथ में रिलेशन स्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। आज की डेट में तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और कनेक्टिविटी के मामले में बात करें तो यहाँ पर काफी बार यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती थी अफगानिस्तान को लेकर, अभी यहाँ पर उसको भी सोल्व करने की कोशिश की जा रही है। अभी इंडिया जो है ये किसके साथ में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है तजाकिस्तान के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हो गया तजाकिस्तान। तजाकिस्तान का पोर्शन अफगानिस्तान के साथ में टच करता है। और अगर अपनी कंट्री के हम लोग ऑफिशियल मैप के हिसाब से देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछ ले आते हैं, जो कि आप लोगों को माइंड में लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं अभी आप लोगों को, जैसे जब भी आप लोगों को ऑफिशियल मैप के बारे में बात की जाए तो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि हमारी कंट्री जो है वो अफगानिस्तान के साथ में टच करती है। हालांकि ये पाक ऑक्युपाइड एरिया है, पर लेकिन ये हमारी कंट्री का लद्दाख वाला रीजन है जो कि अफगानिस्तान के साथ में टच करता है। तो अफगानिस्तान के साथ में तो हम लोग टच करते हैं, पर डायरेक्टली हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ में टच नहीं करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो उसकी कनेक्टिविटी के लिए अफगानिस्तान में शांति होना जरूरी है। तो ये बेसिक पर्पज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बारे में, तो आप लोग याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आप लोग जब भी अटेम्प्ट करते हैं, बात ओनली इंडिया और तजाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है, नॉर्थ तुर्कमेनिस्तान। तो इंडिया और तजाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है। तो जो तजाकिस्तान है, अगर उसको आप लोग यहां पर देखेंगे तो तजाकिस्तान के साथ में जो रिलेशन है सेम पैटर्न में आप लोग समझ सकते हैं। कल को उज्बेकिस्तान के बारे में आ जाए, तुर्कमेनिस्तान के बारे में आ जाए, तो यहां पर आप लोग उनको इसी तरीके से लिखेगा कि कल्चर और लोगों के साथ में रिलेशन, ठीक है। जैसे ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में अगर दोनों कंट्री आपस में बात करें,
इसी के साथ में कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल फोरम कहां कहां पर है, जैसे WTO में, यूनाइटेड नेशन के अंदर में, ट्रेड दोनों के बीच में क्या चलते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट असिस्टेंस या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, तो ये सारे, या फिर आप लोग बात करें डिफेंस के बारे में, तो इस तरीके की चीजें आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए। सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ में हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी है, जैसे खंजर किसके साथ में, यहां पर ये है किर्गिस्तान के साथ में इंडिया की, और इसी के साथ में कजिंद, यानी कि एक तरीके से कजाकिस्तान और इंडिया, तो कजाकिस्तान और इंडिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो यहां पर मिलिट्री के रिलेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर दिक्कत हमारी यार यही रहती है कि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, जो कि हम लोग स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तजाकिस्तान के बारे में। काफी पुराना यार आना है दोनों देश का। अगर बात करें, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर भी बनाया गया, बेसिकली दुसानबे के अंदर में। उसी के साथ में यहाँ पर कथक और तबला, इस तरीके से भी यहाँ पर हम लोगों के कल्चर रिलेशन देखने को मिलेंगे। सेंटर है यहाँ पर जो कि संस्कृत और हिंदी लैंग्वेज की क्लासेस चलाता है। इसी के साथ में 2020 में माई लाइफ माई योगा, ये वीडियो व्लॉगिंग कंपटीशन भी यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिला, जिसमें तजाकिस्तान की साइड से पार्टिसिपेशन आया यहाँ पर। तो एक तरीके से कल्चर और लोगों के रिलेशन यहाँ पर आप लोगों को तजाकिस्तान के साथ में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में इंडियन टेक्निकल और इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन जो प्रोग्राम है यहाँ पर, उससे भी काफी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। सेंट्रल एशियन डायलॉग के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो ट्रेन किए जाते हैं यहाँ पर कई सारे लोगों को, ठीक है, तो वो देखने को मिलेगा। एजुकेशन के फील्ड में कनेक्टिविटी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। कोऑपरेशन इंटरनेशनल फोरम, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में WTO के बारे में कई सारी कंट्री आपस में मिलकर काम करती है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है, उसके अंदर तजाकिस्तान जो है, तो इंडिया जो है ऑल्सो सपोर्ट तजाकिस्तान, जो कैंडिडेचर होता है कि वो इसका मेंबर यहाँ पर बन सकता है। तजाकिस्तान इन स्ट्रांगली सपोर्ट, यहाँ पर अगर बात करें सपोर्ट, यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेटस फॉर इंडिया, ये थोड़ा सा पुराना है यहाँ पर, जब ये हमेशा सॉरी यार, इंडिया को हमेशा सपोर्ट करता था, जब इंडिया यहाँ पर इसका मेंबर बनने के लिए बेसिकली बातें कर रहा था। तो तजाकिस्तान हमेशा हमारे साथ में यहाँ पर खड़ा हुआ मिलता था, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि तजाकिस्तान हमारे फेवर में आप लोगों को काम करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। इसी के साथ में इंडिया का एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, मेडिकल और ये सारी चीजें आप लोगों को हम लोग तजाकिस्तान में काफी लार्ज स्केल पर ये करते हैं काम। और पीसफुल कोऑपरेशन भी है स्पेस, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर और रिसर्च एजुकेशन के फील्ड में। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, हम लोग यहाँ पर एक तरीके से डेवलपमेंट असिस्टेंट भी प्रोवाइड कराते हैं 0.6 मिलियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जो कि यहाँ पर बेडिल, ये सेंटर है यहाँ पर, ये तजाकिस्तान के अंदर में, जो कि इंडिया के द्वारा हेल्प किए गए। यहाँ पर कई सारे IT एक्सपर्ट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर कई सारी कंप्यूटर लैब यहाँ पर लगाई गई है तजाकिस्तान के अंदर में, यानी कि IT के फील्ड में इंडिया जो है तजाकिस्तान की काफी हेल्प कर रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ताकि डेवलपमेंट जो है तजाकिस्तान में अच्छे लेवल पर यहाँ पर किया जा सके। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पर हम लोगों के द्वारा यहाँ पर एड भी दिया गया, आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया। जब तजाकिस्तान के अंदर फ्लड आई तो उसकी वजह से नुकसान देखने को मिला, पोलियो की वजह से भी यहाँ पर दिक्कत होती है, तब भी हमारे द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो पुराने टाइम से आप लोग देखते हैं, इंडिया और तजाकिस्तान के जब रिलेशन के बारे में बात करें, तो अक्सर हम लोग यहाँ पर हेल्प करते हुए तजाकिस्तान की पाए गए, जो कि आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा। अब मेन बात करेंगे सेंट्रल एशिया के बारे में। जैसे सेंट्रल एशिया के बारे में बात करते हैं, तो पुराने कनेक्शन यहाँ पर सिल्क रूट को चलते, जब यहाँ पर बुद्धिज्म जो है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर कनेक्टिविटी देखने को मिलते थे। देखिए आप लोग को बात करूं, पहले पुराने टाइम में जो व्यापारी होते थे ना, वो क्या करते थे, उनको जाने के लिए जब रास्ता चाहिए होता था, तो पुराने छोटे छोटे कबीले बीच बीच में हुआ करते थे, तो वहां पर उनको हेल्प करने के लिए कहीं पर अपना एक तरीके से ना चीजों को, अपने धर्म को भी स्प्रेड करते हुए चलते थे। कहीं पर स्तूपा बना दिया, कहीं पर मोनेस्ट्री बना दी, लोगों की हेल्प कर दी। तो इस तरीके से कई सारी सिटीज जो हैं यहाँ पर सेंट्रल एशियन के अंदर में, वो यहाँ पर बुद्धिज्म के थ्रू यहाँ पर बनाई गई है। तो एक अच्छे कनेक्शन देखने को मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ पर सेंट्रल एशिया जो है वो एक ब्रिज का काम करता है एशिया और यूरोप के बीच में, ये भी माना जाता है। इसी के साथ में दुनिया भर के रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से चाइना की आंखें जो है गिद्ध की तरह इसके ऊपर लगी रहती है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पर। सेंट्रल एशियन जो रीजन है वो काफी एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट है, खासकर ग्लोबल मार्केट में अगर बात करें प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ से निकल कर आता है। तो इसके चलते यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं अच्छे रीजन में, इस पर्टिकुलर एरिया में, ऐसा बोल सकते हैं। पांचों की पांचों कंट्री जो है उसके साथ इंडिया के साथ में ठीक ठाक रिलेशन है, ऐसा नहीं है कहीं पर हमारी नोकझोंक हो रखी है। और इसके बाद में ये बनाया गया, मैंने बता दिया, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही हैं, अगर यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दो, ठीक है। इसी के साथ में सारी बातें आप लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान में शांति की भी बातें की जाती हैं। तो ये क्या क्या मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। मैंने आप लोगों को सेंट्रल एशिया के बारे में बता दिया, लोकेशन क्या है, कहाँ से ये निकल कर आया, इसी के साथ में किस तरीके से यहाँ पर पर्टिकुलर के साथ में आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इंडिया के रिलेशन के बारे में बात की,
इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में बात की, अशखाबाद एग्रीमेंट के बारे में बात की, इसी के साथ में तापी पाइपलाइन के बारे में बात की। अब ये ऐसे एरिया है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जा चुके हैं। तो ये सारी चीजें जानने के बाद में अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसके आंसर आप लोगों को देने हैं, और कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे कि 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, ये सेंट्रल एशियन कंट्री के नाम आप लोगों को दे रखे हैं और डायरेक्ट पूछ लिया कि अफगानिस्तान के साथ में कौन सा टच करता है। तो यहाँ से आप लोग देखते हैं, ये हो गया यहाँ पर अजरबैजान, इसी के साथ में किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, अगर अफगानिस्तान के एरिया को आप लोग देखोगे तो इसके चलते आप लोग याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से मैप बेस्ड एग्जाम में बनते हैं अक्सर। यहाँ पर आप लोग एक कंट्री को देख रहे हैं जिसका नाम है अजरबैजान। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये एग्जैक्ट जो कंट्री आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये आप लोगों को अगर इसका पता है ओनली यहाँ पर कि ये कंट्री जो है ये यहाँ पर इसके साथ में रिलेशन कनेक्ट नहीं करती है, तो अकेला एक ही यहाँ पर पॉइंट आप लोगों के लिए काफी यहाँ पर इसका आंसर देने के लिए, और वो है सी आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको देख पा रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर सीधा सीधा फर्स्ट कंट्री के बारे में अगर आप लोगों को पता है तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट देखते हैं, तो 3, 4, 5 जो है वो ओनली यहाँ पर टच करती है। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं अफगानिस्तान को, इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया भी अफगानिस्तान को टच करता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के सामने हो गया, ये हो गया तजाकिस्तान, ये हो गया उज्बेकिस्तान, ये हो गया तुर्कमेनिस्तान, ये हो गया ईरान, और पाकिस्तान तो भर भर कर टच करता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अभी रिसेंटली ही पूछा गया 2022 के अंदर में। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो पास थ्रू होता है किस किस से, कैस्पियन सी से, बाल्टिक सी से, मेडिटेरेनियन सी से, रेड सी से। तो जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैं बेसिकली आप लोगों को इसीलिए बता रहा था कि मैंने देखो यहाँ से जाता है, तो आप लोग उसको अच्छे से समझ सके। तो आप लोग यहाँ पर क्या हो गया, कैस्पियन सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये बाल्टिक सी हो गया, ठीक है, ये कैस्पियन सी हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, और यहाँ पर आप लोगों को रेड सी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आप लोग ऐसे बन जाते हैं कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में जब आप लोग उसको अंडरस्टैंड करते हो, तो वैसे तो बोला जा रहा है ये अलग तरीके से, पर लेकिन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से बन गया। तो एक ही टॉपिक के अंदर कई सारे जब टॉपिक होते हैं ना, तो इस तरीके से आप लोगों को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब यहां से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों को पता रहेगा एग्जैक्टली। ऑलरेडी पूछा गया यूपीएससी में 2018 में क्वेश्चन, बोला गया कि यहां पर कौन सा ऐसा सी है जो कि श्रिंक हो रहा है, यानी कि एक तरीके से सिकुड़ रहा है। तो ये बातें यहां पर बोली गई है, एरियल सी, ब्लैक सी या लेक बाइकल, तो कौन सा सही आंसर है ये आप लोग को बताना है। वैसे इसको एरियल नहीं, इसको अरल सी बोलेंगे। ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं, ये सिकुड़ सिकुड़ कर इसकी कहानी खराब हो रखी है। ठीक है, तो यानी कि आज की डेट में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो ये अरल, ARAL, तो ये आप लोगों का आंसर जो होगा वो आप लोगों यहाँ पर सही होगा। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भी डाली गई। तो इसका एरिया जो है आप लोग देखते हैं, एक टाइम पर ऐसी चीजें हुआ करती थी, बात की जा रही है 1960 में, पर लेकिन 2014 में ये हालत इसकी हो चुकी है। तो यहाँ से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या दिक्कत यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, बाकी लेक बाइकल जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी रसिया वाले रीजन में, और ब्लैक सी तो आप लोगों को पता ही है भाई साहब, इसके बारे में तो बोलने चाहिए जितना उतना कम है, क्योंकि अभी यूक्रेन और रसिया का जो घमासान महाभारत जो चल रहा है, यहाँ पर दंगल जो चल रहा है वो इसी के ऊपर चल रहा है। तो इसके बारे में तो मैं आप लोग कई बार बता चुका हूँ, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी रिसेंटली एग्जाम में। रीजन भी है, दुआनबे रिवर आकर यहाँ पर गिर दिया, आप लोगों से पूछा जा सकता है। एजेनियन सी जो है वो ब्लैक सी के साथ में कनेक्ट करता है, कहां से, तो ये बफोरस स्टेट हो गया और डार्डेनेलिज स्टेट हो गया। सी ऑफ मरमरा है ये वाला यहाँ पर बीचों बीच में। क्वेश्चन ये पूछ ले, सी ऑफ मरमरा और एजेनियन सी किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो डार्डेनेलिज स्टेट के साथ में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और बफोरस और ये ब्लैक सी किसके साथ में, सॉरी, जो सी ऑफ मार्मरा और जो ब्लैक सी किसके साथ में कनेक्ट होता है, तो किसके थ्रू, बफोरस स्टेट। ऐसे ही सी ऑफ अजोव ब्लैक सी के साथ में ये कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर इसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, अभी पढ़ाया था कुछ दिनों पहले। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। एक और रिवर है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दाइनप्रो रिवर, ठीक है, ये दैनिप्रो आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये भी रिवर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये भी आकर यहीं पर गिरती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं और आप लोगों से एग्जाम में भर भर कर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसलिए कहता हूं यार टॉपिक को इस तरीके से पढ़ो ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी देखने को न मिले। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन हो गए। बात करते हैं इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग के बारे में। तो बात की जा रही है कि मिनिस्ट्रियल लेवल का जो डायलॉग यहाँ पर देखने को मिला था, उसमें यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्री कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ऑल 5 जो नेशन है आज के डेट में अगर उनके बारे में बात करते हैं, इंडिपेंडेंट हुए थे यूएसआर से 1991 में। ऑल कंट्री जो पार्टिसिपेट करती है डायलॉग में, वो यहाँ पर एक्सेप्ट तजाकिस्तान, ये ऑल्सो मेंबर द संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगी।
सही आंसर आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। अच्छी बात क्या है कि आप लोग जब क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो आप लोगों को आंसर देने में फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी अभी जस्ट पढ़ाया आप लोगों को, तो ज्यादा देर नहीं हुई है। तो सही आंसर क्या है? ये यहाँ पर तजाकिस्तान नहीं है, ठीक है। अभी मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया कि यहाँ पर ये तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया? आंसर इसका यहाँ पर ए हो गया। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर ढंग से आप लोग चीजों को करके जाओगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। वैसे अगर मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूँ कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर कौन कौन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग उनके नाम लिख सकते हैं। लिखिए जरा, देखता हूं। उसकी मीटिंग भी अभी रिसेंटली होने वाली है, तो उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं कहां पर वो मीटिंग होगी। तो ये था संपूर्ण आर्टिकल डिटेल में, और यहां से आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी अगर बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बताया। फीडबैक जरूर दिया करो यार, लाइक या डिसलाइक कर वीडियो को आप लोग बता सकते हो, 1 सेकंड लगती है। इससे मुझे पता चलता रहता है कि लेक्चर जो है वो किस डायरेक्शन में जाता है, और आप लोगों को भी यहां पर मौका मिलता है रेट करने का लेक्चर को, ये कैसा लेक्चर है, ठीक है। तो एक छोटा सा एक काम जरूर किया करो, ओके। दोस्तों जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों से पूछे कि यार वो काफी इंपॉर्टेंट क्यों होगा, उसके पीछे रीजन क्या है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। 2022 में ऑलरेडी इससे यहां पर भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ये 2016 में बनाया गया था, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर यूपीएससी पूछा गया 2022 के अंदर में। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि उसी साल पूछी जाएगी, वो पर्टिकुलर टाइम पर न्यूज में रहती है, आगे भी उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोगों को कोई भी चीज जो है यार इस तरीके से तैयार करनी है ताकि फ्यूचर में भी क्वेश्चन बने तो आप लोग उससे क्वेश्चन न छोड़ो। यानी कि जो भी न्यूज में रहते हैं इशू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है। बात की जा रही है बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। अगर एक स्टेटमेंट आप लोगों को पता थी इससे रिलेटेड, जो कि मैंने पढ़ाई भी थी आप लोगों को, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। बोला गया गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। दूसरी स्टेटमेंट, बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो रिकमेंड करती है कि हेड क्या होंगे पब्लिक सेक्टर बैंक के। आज का आर्टिकल जो मैं पढ़ाऊंगा वो इसी से रिलेटेड है। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो हेल्प करता है पब्लिक सेक्टर बैंकों की कैपिटल वगैरह कैसे उठानी है और कैसे उनको स्ट्रेटजी बनानी है, इसके बारे में बात करता है। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। यानी कि सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। तो डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होगा यहाँ पर बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में, उस क्वेश्चन के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, ओके। अभी हुआ क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा रिसेंटली स्टक डाउन कर दी गई है पावर बैंक बोर्ड ब्यूरो की, जो कि एक तरीके से न्यू बॉडी बनाने की बात की जा रही है ताकि जो चीफ हैं जो पीएसयू बैंक के या फिर इंश्योरेंस कंपनी के, उनको अपॉइंट किया जा सके। अभी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर यहाँ पर ध्यान से, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड करता है सिलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये पावर यहाँ पर इससे छीनी जा रही है। अभी जो रिसेंटली यहाँ पर जो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उसी के बारे में आर्टिकल है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स जेएस पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको कवर कर देख सकते हैं। अभी यहां पर बात की जा रही है कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन, जिसके चलते फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो बनाया जा रहा है इन द प्लेस, ये क्या करेगा इन द प्लेस ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो FSIB जो है वो सेलेक्ट करेगा चीफ जो भी रहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर यहां पर इंश्योरेंस कंपनी के। तो इससे पावर छीनकर यहां पर इसको पावर यहां पर दी जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं आप लोगों से बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। आज की बात नहीं, यहां पर 2016 में इसको बनाया गया था एक बॉडी के तौर पर ताकि इसकी रिकमेंडेशन दी जा सके कैसे अपॉइंटमेंट यहां पर होनी है, और आरबीआई के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसने इसको रिकमेंड किया, उसको बोलते हैं नायक कमेटी। तो यहां पर नायक कमेटी बनाएगी और इसके चलते यहां पर इसके जो चेयरपर्सन जो है वो विनोद राय को बनाया गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। वही पर्सनैलिटी जो कि एक तरीके से कैग के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन थे, और उन्हीं की वजह से माना जाता है कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट गिर गई थी, क्योंकि कैग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी वो वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की थी गवर्नमेंट को गिराने के लिए, खासकर कि गवर्नमेंट ने क्या क्या घोटाले किए हैं वो सामने रखे गए। हालांकि कैग ने इंडिपेंडेंट काम किया अपने हिसाब से, क्योंकि वो एक संवैधानिक पोस्ट है, तो वहां पर उनके द्वारा, पर लेकिन वही है कि यहां पर उनको फिर आगे चलकर पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो चेयरपर्सन बनाया गया उन्हें ही बनाया गया। तो क्वेश्चन यहां पर आता है कि आरबीआई का जो यहां पर गवर्नर होता है वो चेयरपर्सन होता है, तो वो स्टेटमेंट सरासर गलत है, ठीक है। ये पार्ट है इंद्रधनुष प्लान का, जिसके चलते यहां पर सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जा रही है, खासकर अगर बात करें बैंकिंग सिस्टम को। ये यहां पर जो रिकमेंडेशन देता था यहां पर ये बाइंडिंग नहीं थी, यानी कि जो बोलेगा वो ठीक है हम लोग सुन लेंगे, पर लेकिन इंप्लीमेंट करना नहीं करना वो अपने ऊपर देखेंगे।
जो चेयरपर्सन अपॉइंट करने हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के या स्टेट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, तो यहाँ पर इससे रिकमेंडेशन आती थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके द्वारा फाइनल डिसीजन लिया जाता था कि अपॉइंटमेंट कैसे करना है, पीएमओ के साथ में कंसल्ट करके, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस है उसके साथ में कंसल्ट करके। कंपोजिशन जैसे मैंने बताया यहाँ पर अभी, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है चेयरपर्सन होता था, 3 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 5 एक्सपर्ट रहते थे, 2 जो थे यहाँ पर फॉर्मर प्राइवेट सेक्टर से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 होते जो कि एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर से निकल कर आते थे। इसका जो चेयरपर्सन है वो अलग से यहाँ पर अपॉइंट किया था, जैसे मैंने बताया अभी, विनोद राय को यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया था पहले जो यहाँ पर बैंक ऑफ ब्यूरो के चेयरपर्सन के तौर पर। अभी जो बॉडी बनाई जा रही है वह फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो है वो यहाँ पर अब काम करेगी बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक में और इंश्योरेंस कंपनी में कैसे इनके चीफ को अपॉइंट करना है। ये जो कंपनी है रिकमेंड करेगी वोल टाइम, यानी कि कंप्लीट जो डायरेक्टर होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव जो चेयरपर्सन होगा, या फिर दूसरे जो भी प्राइवेट यहाँ पर एक इंडियन प्राइवेट कंपनीज और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उससे रिलेटेड यहाँ पर ये काम करेगी। ये एक तरीके से द डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस जो है वो फर्स्ट एक तरीके से नेसेसरी मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेगा। नेशनलाइज किया जा रहा है कैसे, तो मैनेजमेंट कैसे चीजें चलनी है उसके बारे में। और ये आज की बात नहीं है, पुराने टाइम पर थी, उसको अमेंड किया जाएगा जो चीजें चली हुई आ रही थी, जब पुराने टाइम पर भी बैंक को नेशनलाइज हमारे देश में किया गया था 1970s में। चेयरपर्सन जो होंगे वो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो अभी रिसेंटली अगर बात करें इसके बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अपॉइंटिंग कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है वो यहाँ पर काम करेगी, वो अप्रूव करेगी। और उनके द्वारा अभी भानु प्रताप शर्मा को अप्रूव किया गया है, ठीक है, एज ए चेयरपर्सन के तौर पर 2 साल के लिए, जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन भी रह चुके हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के। तो ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से फ्यूचर में बन सकता है, जो कि यहाँ पर फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है। जैसे अभी मैंने विनोद राय के बारे में बात की, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर डाल दिए कि फर्स्ट यहाँ पर कौन थे, विनोद राय थे, जब पहली बार सेटअप किया गया था बैंक बोर्ड ब्यूरो के। क्लियर नहीं है ये पिक्चर पर, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर इसको डाउनलोड करोगे पीपीटी को, तो वहाँ पर काफी कुछ चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट एनपीए को कम करने की बातें कर रही थी, वो सब चीजें किस तरीके से जो दिक्कत चल रही थी आरबीआई के अंदर में उसको ठीक करना है, ठीक है, एम्पावर करना है, अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस, वो सारी चीजें सुधारनी है। तो ये सारी चीजें जो आती है नॉर्मली आप लोग यूज करते हैं वर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता गया है, तो इसके अंदर में अगर बात करें यहाँ पर फाइनेंशियल अगर मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शन होता है इंक्लूडिंग लोन, डिपॉजिट या फिर इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके लिए एक अम्ब्रेला टर्म यूज की गई है। जैसे घर में करता धरता एक पर्टिकुलर पर्सन होता है ना, उसके हिसाब से सारी चीजें होती हैं, तो उसके अंडर में सारे काम होते हैं, तो वो एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है कि हाँ ये घर का मुखिया है, तो इस तरीके से उसके अंडर सारे लोग आ जाएंगे। तो कोई पर्टिकुलर स्कीम आ रही है, स्वच्छ भारत मिशन तो एक स्कीम होगी, बाकी उसके अंदर बहुत सारी स्कीम चला दी, विद्यालय को स्वच्छ करना है, शहर को स्वच्छ करना है, गांव को स्वच्छ करना है, अलग अलग से स्कीम चला दी, हॉस्पिटल को स्वच्छ करना है। तो अम्ब्रेला स्कीम क्या थी वहां पर, वो थी बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन। ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो रेगुलेटेड और इसी के साथ में जो सुपरवाइज किए जाते हैं बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सब इनके पापा कौन है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर इसके, जैसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसी के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसको आप लोग नाबार्ड भी बोलते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, सिडबी जिसको बोलते हैं। तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। आर्टिकल तो आप लोगों ने देख लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पर क्या सही है, तो अभी मैंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं होते, अलग से अपॉइंट किया था। अगर ये छोटी सी स्टेटमेंट भी आप लोगों को पता थी और कुछ नहीं पता था इसके बारे में, तो आंसर आप लोग लगा के आ जाते, इसका आंसर बी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम यूपीएससी में आप लोगों को कॉमन सेंस बेस देखने को मिलता है काफी लार्ज स्केल पर। ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया गया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, और करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ये ध्यान से पढ़ लिया करो, करेक्ट या इनकरेक्ट पता चला पढ़ने के बाद भी और गलत कर दिया। बोला गया बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया, ठीक है, और रजिस्टर की जाती है सेक्शन 8 कंपनी एक्ट 2013 के, पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ये पार्ट है यहाँ पर इंद्रधनुष प्लान का, दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला गया। और ये जो अपॉइंट की जाती है रिकमेंडेशन अपॉइंट की जाती है वोल टाइम डायरेक्टर या फिर वो चेयरपर्सन, वो सारी चीजें, तो यहाँ पर इसके थ्रू आप लोग देखते हैं रिकमेंडेशन दी जाती है। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही है ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में मजा तब आता है जब आप लोग आर्टिकल को ध्यान से सुनते हैं। अगर ध्यान से आर्टिकल सुना है तो क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दे पाएंगे। मैंने कहीं भी नहीं बोला ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, और अगर यही आप लोग को पता है तो आंसर आप लोग का बी हो जाता है।
तो जैसा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया ऐसे ही आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया। इससे आप लोग लेवल देख सकते हैं, लेक्चर का लेवल क्या रहता है, आप लोगों को उस लेवल पर ले जाकर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आप लोग किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सारे एग्जाम आप लोग कवर कर सकते हैं, टॉपिक को अगर ढंग से आप लोग कवर कर लोगे तो। यार टॉपिक को ऐसे कवर करो कि चाहे एग्जाम आते रहे जाते रहे, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। टॉपिक आप लोग ऐसा होना चाहिए कि यहां से क्वेश्चन बन गया तो भाई साहब उसको तो फोड़ डालेंगे, ठीक है। तो वो वाला अगर आप लोगों ने तैयार करनी स्टार्ट कर दी चीजें तो कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आई होप कि माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी आई होगी। अगर हाँ तो बताना, अगर ना तो बताना, फिर उसको आगे इंप्रूव किया जाएगा। ओके, जो आर्टिकल मैं भी आप लोगों के सामने यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ, इसके अंदर कई सारे आर्टिकल यहाँ पर अभी कवर है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि जो रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में थी कि यूएसए के द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं। यूएसए के द्वारा बढ़ाए गए क्या मतलब हो गया, यूएसए के बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। तो ये अलग अलग जो आर्टिकल हैं कवर किए गए थे 2-3 दिन के अंदर, तो इनका कॉम्बिनेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसी के चलते आप लोगों को यहाँ पर एक ही इसके मिलता हुआ आर्टिकल रहेगा, वो रहेगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ठीक है। तो ये भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी इसकी वैल्यू काफी डाउन हो गई है और आज भी आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो अगर बात करें तो जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग इसको इंक्लूड करके चल सकते हैं। आप लोगों से कोई पूछ ले कल को कि अलग अलग देश के बैंक के नाम क्या है, अगर आप लोगों से पूछे हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है तो आप लोगों को पता है, सब बोल दोगे 1 मिनट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है। पर लेकिन पूछ ले यूएसए का सेंट्रल बैंक क्या है तो उसको बोलते हैं फेड रिजर्व, ठीक है, या फिर फेडरल रिजर्व बोला जाता है उसको, एफबी। जापान का सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि इतना पैसा रखता है कि जापान की जो जीडीपी है उससे भी ज्यादा पैसा इसके पास में देखने को मिलता है। ऐसी बातें कई बार बोली जाती हैं। तो ये काफी पावरफुल बैंक है, अलग अलग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है। हमारी कंट्री में जापान की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, जैसे मेट्रो वगैरह प्रोजेक्ट भी आप लोग ले लीजिए, तो जो आई ये जापान की हेल्प से आई। स्विट्जरलैंड का जो स्विस नेशनल बैंक देखने को मिलेगा, कनाडा का बैंक ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, चाइना का ये है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, यूके का यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन का है यूरोपियन सेंट्रल। तो ये इनके बैंक हैं अलग अलग देश के, जो कि यहाँ पर देश में ये एक तरीके से रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं, ठीक है। पर लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर बैंक जो है वो कहने के नाम के रह गए आज के डेट में, जैसे अफगानिस्तान का, ठीक है, तो डा अफगानिस्तान बैंक, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बैंक है आज के डेट में इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो कटोरा लिए घूम रहे हैं। तो ये सारी लिस्ट मैंने आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड करा दी है ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिले, को चलकर अगर मैच करने के लिए आप लोगों के लिए आ जाए तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी डाउट आप लोगों के मन में इसको लेकर क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बात करी। अभी यहाँ पर आप लोगों से बात करूंगा अभी मुद्दा क्या देखने को मिला। अभी यूएसए का जो फेडरल रिजर्व या फिर फेड रिजर्व है उसने अपनी कंट्री में यहाँ पर पॉलिसी रेट को चेंज किया और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है बेसिकली उसको बढ़ा दिया गया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया उसने। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक डायलॉग कई बार बोला है कि अगर यूएसए की इकोनॉमी को अगर छींक आती है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जुकाम हो जाता है। तो अभी यहाँ पर इनको लग रहा था कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है काफी ज्यादा, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। तो उसके चलते इनके द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाए गए। तो इनके द्वारा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, अभी यहाँ पर जिस देश में भी मान लीजिए हमारे देश में किसी इंसान ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो यहाँ से पैसा निकाल कर वो यहाँ पर लेकर जाएगा। तो यहाँ पर लेकर जाएगा तो क्या होगा, उसको रिटर्न ज्यादा यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि यूएसए की इकोनॉमी में और ज्यादा मनी जो है वो आने वाली है। तो इससे क्या रहेगा, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मनी आएगी तो लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचेगा। तो इससे क्या रहेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। तो इनका ये मानना है। अब इन्फ्लेशन को आप लोग समझ सकते हैं तो 3 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इन्फ्लेशन को अगर आप लोग समझना चाहते हैं, जिसको आप लोग महंगाई बोलते हैं। तो उन्हें गाना सुना होगा, महंगाई की महामारी ने हमारा भट्टा बैठा दिया, चले गरीबी हटाने गरीबों को हटा दिया। तो 3 कैटेगरी में है महंगाई, इन्फ्लेशन। कई बार अच्छा भी होता है, कुछ दाग अच्छे होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर अच्छी भी होती है चीजें, बुरी भी होती हैं। वो कैसे मैं समझाता हूँ। अगर इन्फ्लेशन आया है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो ये इन्फ्लेशन अच्छा है, मतलब हमारे देश में डिमांड बढ़ रही है, हमको सप्लाई करनी पड़ेगी। सप्लाई करने का मतलब है हम लोग को जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, हम लोग को बड़ी ज़्यादा फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। हमारे देश में अगर डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड जो है वो डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाना। आप लोग फोन खरीद रहे हो जाकर, पहले फोन का प्राइस था 10,000 रुपये, अब उस फोन का प्राइस हो गया 15,000 रुपये। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया है, यानी कि मार्केट में फोन की कमी है। तो अगर फोन सप्लाई कर दें तो उसका प्राइस डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी बुला रही है कि भाई साहब काम करो, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, जॉब क्रिएट करो। तो इकोनॉमी खुद आवाज लगाती है कि डिमांड और सप्लाई में मिसमैनेजमेंट हो गया, जो चीजें चाहिए वो चीजें आप लोग दे नहीं रहे हो। तो ये होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कोस्ट पुल इन्फ्लेशन जो होता है ये सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। क्यों? क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पर डीजल पेट्रोल यानी कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया,
क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा, हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे देश में दूसरी चीज़ों के प्रोडक्ट प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो गए। अगर आप लोगों को एप्पल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर तमिलनाडु जाने हैं तो आप लोगों को वो एक ट्रक में भरकर ले जाने पड़ेंगे। तो ट्रक में भरकर ले जाओगे तो उसमें आप लोग तेल यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, आप लोग डीजल यूज़ करोगे। वो डीजल हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं और वो हम लोग ट्रक में डालेंगे। तो जो भी पैसा वसूला जाएगा वो एप्पल से वसूला जाएगा, जो वो एप्पल जो है वो कस्टमर को बेचे जाएंगे। तो आने जाने की कॉस्ट जो है वो आप लोगों से यहाँ पर वसूली जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन अच्छा है और ये दाग अच्छा नहीं है, ये दाग जो है वो बुरा है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे गुब्बारा ये बेचने वाला था, पहले हीलियम का प्राइस था 10, अब 20 हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, इसको गुब्बारे का प्राइस बढ़ाना पड़ गया। चाय पत्ती का प्राइस बढ़ गया या दूध का प्राइस बढ़ गया तो चाय का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से जो चाय वाला है वो अब क्या करेगा, वो ज्यादा महंगी चाय बेचेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बढ़ गया है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो उसको अपनी चाय का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। बुल्ट इन इन्फ्लेशन क्या है यहाँ पर, ये बुल्ट इन इन्फ्लेशन होता है जैसे जैसे यहाँ पर लोगों को जॉब मिलती है, जॉब मिलने के बाद में उनके हाथ में सैलरी आती है और जैसे जैसे सैलरी का इंक्रीमेंट होता है तो वो एक पर्टिकुलर एक तरीके से चीज़ों को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा, घर से पैसे आए या फिर अगर जॉब करें तो सैलरी है हाथ में, तो मन करता है यार ये भी खरीद डालें वो भी खरीद डालें। तो सबसे खतरनाक चीज़ यहाँ पर ये होती है कि हम लोग अपनी सारी सेविंग लुटाते रहते हैं। पर लेकिन बात यह है कि अगर हम लोग कुछ खर्च कर रहे हैं तो अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब ये मत बोलना घर वालों को पैसे दे दो, हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, उसमें कंट्रीब्यूशन देना है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, ठीक है। अपनी कमाई से इकोनॉमी को बढ़ाना, घर वालों की कमाई से जरूरतें पूरी करनी है, नीड पूरी करनी है, अपना इंजॉयमेंट करना है तो वो अपनी कमाई में करनी है हमेशा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। घर वालों की कमाई, उनकी मेहनत की कमाई है आप लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लोग खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर में तो आपकी सैलरी आ रखी है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या रहेगा, उसका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है स्टार्ट हो जाता है। तो वेजेस में इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के हाथ में पर्टिकुलर मनी आ गई है तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदेंगे, अब उसकी वजह से यहाँ पर प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये डिमांड, पर्टिकुलर डिमांड हो गई यहाँ पर। किसी भी एरिया के बारे में बात करें और यहाँ पर सैलरी बढ़ने की वजह से जो इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो जब प्राइस राइज होते हैं, वेजेस राइज होती हैं, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये लोगों के रहने की कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ जाती है, उस तरीके से समझ सकते हैं। अगर सैलरी अच्छी होगी तो आप लोग अच्छे फोन रखोगे, अच्छे घर में रहोगे, अच्छी गाड़ी यूज करोगे, तो वो वाली चीजें हैं, तो उनके प्राइस बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पर बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के डेट में टेढ़ी खीर हो गया। हमारा आरबीआई भी बेचारा जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते करते परेशान है, पर लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है। आरबीआई को भी टारगेट दे रखा है 4+-2 कि आप लोग को 2 से लेके 6 के बीच में इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, यानी कि 4 में 2 जोड़ दो तो 6 हो गया, और 4 में से अगर आप लोग 2 घटा दो तो 2 हो गया। तो इसके बीच में इन्फ्लेशन महंगाई रहनी चाहिए। और इसी के ऊपर अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा आरबीआई को लेकर और इन्फ्लेशन को लेकर। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं यार जो आप लोगों से रेगुलरली बनते रहते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहना जरूरी है। अगर वो रहेगी तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के तरीके बताइए। अभी एक बच्चे का पहले ईयर शायद, उससे पहले ईयर शायद उसका इंटरव्यू था, तो उसने मुझे भेजा था कि सर ये इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये इंटरव्यू के अंदर भी आप लोग ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तो इसको आप लोग समझकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारी कंट्री में जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, और शायद 2015 या फिर 16 में उससे भी क्वेश्चन पूछा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो उसको चेयर करते हैं। तो वो भी कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाती है, इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोगों को नोट डाउन करने हैं तो नोट डाउन भी करते चलते रहा कीजिए। और बाकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं पीडीएफ में इसलिए भी डाल देता हूं ताकि आप लोग जो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों की कवर होती रहे। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डाल दिए, कब नेशनलाइज हुआ, कब बनाया गया, तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को मिलती रहती है जो कि आप लोग देखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये बात करता है किसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी यानी कि एक तरीके से एक आभासी करेंसी। आभासी मतलब जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते, यानी कि हवा में भूत होता है ना, उसको आप लोग टच नहीं कर सकते। तो एक क्रिप्टो करेंसी एक भूत करेंसी है, यानी कि होगी आप लोगों के पास में, नहीं होता सबके पास में पर दिखाता कोई नहीं। तो ये क्रिप्टो करेंसी का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अभी पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक टाइम था गाय को हम लोग करेंसी बोला करते थे, उस टाइम पर बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम जैसे मैंने आप लोगों को बोला, मेरे पास में मान लीजिए क्या है, मिक्स वेज बनाते चलिए, मेरे पास में गाजर है, टमाटर है, आलू है, आप लोगों के पास में गोभी है या फिर मटर है या फिर पनीर है।
तो मैं बोलूंगा कि आप लोग गोभी मटर पनीर मुझे दो, मैं आप लोगों को आलू प्याज टमाटर जो भी है मैं वो देता हूं, और मिलाकर अपना मिक्स वेज तैयार करते हैं, हम लोग खाएंगे फिर दबाकर अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने आप लोगों को आप लोगों की रिक्वायरमेंट की चीज दे दी, आप लोगों ने मुझे मेरी रिक्वायरमेंट की चीज दे दी, दोनों ने मिलकर काम हो गया। यहां पर एक्सचेंज ऑफ मीडियम जो हो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो गया, तो इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो बार्टर सिस्टम के तरीके से गाय को करेंसी के तरीके से यूज किया जाता था, इतनी गाय दे दी, ये खरीद लिया और वो हो गया। तो पुराने टाइम पर गाय को करेंसी माना जाता था। आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा, अगर बात करें यहाँ पर हम लोगों ने जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, गोल्ड जो होता है फिर यूज करना स्टार्ट कर दिया, गोल्ड को करेंसी के तरीके से। फिर हम लोगों ने सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए, मेटल के कॉइन। फिर आगे चलकर हमारे पास में कागज के नोट आ गए, पेपर करेंसी। फिर प्लास्टिक करेंसी आ गई, कार्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिर आगे बढ़े थोड़ा सा यहाँ पर, और तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई, जो कि आज के डेट में इंटरनेट बैंकिंग वो सब चीजें आप लोग ट्रांसफर करते हैं उसका। अभी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी आ गई, तो ये करेंसी का इवोल्यूशन है। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो करेंसी का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, तो कुछ ऐसा इवोल्यूशन आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं, जो कि पुराने टाइम से लेके आज तक का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो करेंसी है वो पुराने टाइम, ये जो करेंसी है यहाँ पर ये इस तरीके से चेंज होती आ रही है। और अब तक अगर करेंसी के बारे में बात करोगे, ये मैक्सिमम जो करेंसी थी यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती थी वो कंट्रोल करती थी, सेंट्रल बैंक वगैरह उसको कंट्रोल कर लेता था। पर लेकिन ये जो वर्जन है करेंसी का, ये ऐसा आ गया कि इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है कि गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल कर पाएगी, इसलिए पब्लिक के हाथ में चला गया कि पब्लिक कंट्रोल करेगी इसको, ऊपर नीचे जाएगा तो पब्लिक के हिसाब से चलेगा। तो इसके चलते यहां पर देखने को मिला, तो ये लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया बिटकॉइन में दबा कर, क्यों? क्योंकि यहां पर रिटर्न जो है वो यहां पर 50% तक भी लोगों को बोला गया कि रिटर्न मिला है, 30 तो मिल गया। यानी कि अगर आप लोगों ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए यहां पर, तो आप लोगों को 30 रुपए मिल गए, अगर 50 रुपए तक भी मिल गए। नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट आप लोगों का जाता है, आप लोगों को अगर बैंक में पैसे रखते हैं तो 4% का मिलता है शायद, आई थिंक, ठीक है। अगर आप लोग एफडी में जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को 6 से 8% तक का मिलने लगता है। आप लोग अगर स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हो वहां से 10 से 12% का लगभग आप लोगों को मिलता है, ऊपर नीचे होती रहती है सारी चीजें। पर लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अगर आप लोग लगा रहे हो 35 से 40% का रिटर्न आप लोगों को मिल रहा है, तो लोगों ने लगा कि पैसे कमाते हैं भाई साहब दबाकर, तो इसमें खूब दबाकर इनके द्वारा लोगों के द्वारा पैसा लगाया गया। पर लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पर जो इनकी वैल्यू है वो काफी ज्यादा डाउन हो गई। तो यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो 2/3 डाउन हो गए। यहाँ पर इथेरियम जो है वो लगभग 80% यहाँ पर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा डाउन हुआ। तो इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा करेंसी डाउन हो गई, और तब से लेके 1 ट्रिलियन तक का ड्रॉप हो गया, 1 ट्रिलियन के नीचे चली गई यहाँ पर चीजें। तो इससे समझ सकते हैं जिसने भी इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा उसकी दिल की धड़कन यहाँ पर रुक गई। तो इसीलिए यहाँ पर अभी बोला गया था कई सारे देशों के द्वारा कि यार इस करेंसी को ना हम लोग को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो इसको रेगुलेट करने की जब बातें बोली गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा कि यहाँ पर इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, हालांकि पहले तो बोला गया बैन कर देना चाहिए इसको, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो बोला बैन कर देना चाहिए इसको करेंसी को, क्योंकि ये इकोनॉमी की खस्तालत कर देता है, कब ऊपर चला जाए और कब नीचे आ जाए ये हमारे हाथ में नहीं रहता है। तो इसके चलते काफी दिक्कत होती है। पर लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोले भाई सुप्रीम कोर्ट यार ये क्या चल रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोल रहा है कि इनको बैन कर देते हैं, ये तो गलत है। गलत क्यों? तो यहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने देखा गलत है। वो कैसे है गलत? क्योंकि आर्टिकल 19 जो है ये फंडामेंटल राइट आप लोगों को देता है कि आप लोग कोई भी अपना काम कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, ट्रेड व्यापार कर सकते हैं। तो प्रोफेशन ट्रेड व्यापार कैसे करेंगे? तो करेंसी में करेंगे। करेंसी जो है वो यहां पर यूज नहीं करने दे रहे आप लोगों को, उसको कह रहे हैं बैन कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इनका फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 के अंदर में, संविधान के अंदर में, अगर कोई क्रिप्टो करेंसी यूज करना चाहता है तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 का जो G1 का G है वो यहां पर ये बोलता है कि अपना काम कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसको बैन कर रहे हो तो भाई साहब आप लोग उनके फंडामेंटल राइट के ऊपर तलवार चला रहे हो। ये तलवार नहीं चलाने देंगे हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? हम सुप्रीम कोर्ट है इसलिए तो बैठे हैं कि हम लोग अपने संविधान को इंप्लीमेंट कर सके। तो ये वाली बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोलकर गवर्नमेंट को जो है साइड में टरका दिया, और गवर्नमेंट को बोला कि लोगों के लिए हेल्प वे सोचो कि जो उनको फायदा पहुंचाए। तो यहां से ये चीजें निकल कर आई। तो अब आप लोग यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिक मुद्दा क्या है कि हम लोगों को अगर व्यापार करना है तो हम लोग किसी भी करेंसी में व्यापार कर सकते हैं। और बिटकॉइन ही नहीं है यार, यहाँ पर इथेरियम देखने को मिलेगा, स्टेलर देखने को मिलेगा, लाइट कॉइन, ये यहाँ पर इतने सारे मतलब एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारी आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी है, आभासी करेंसी है। तो इनके आप लोगों के पास में चीजें तो होंगी पर लेकिन टच नहीं कर पाओगे आप लोगों को। आप लोग यानी कि आप लोगों को बैंक में मनी पड़ी हुई है, आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो किसी को एक तरीके से, पर हाथ से छू नहीं सकते उसको। अभी इलोन मस्क साहब का दिमाग घुमा, उन्होंने बोला क्रिप्टो करेंसी में मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा और क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लूंगा। भाई साहब आसमान छू गई। इन्होंने बोला नहीं, मैंने वो ना थोड़ा सा नशा करके बोल दी थी बातें।
तो वो इन्होंने वापस बोला तो फिर से नीचे गिर गए। मतलब एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो करेंसी को ऊपर नीचे उठाकर फेंक दे रहा है, तो ये एक तरीके से गलत है, ये कहीं ज़्यादा खराब करेंसी है, इतनी ज़्यादा वोलेटाइल है कि लोगों को जरा सी देर में सदमा दे सकती है। किसी ने चाव चाव में लगा दिए पैसे, पता चला सारे लुट गए और वो शाम को हार्ट अटैक आ गया, फिर फांसी खाकर डेथ हो गई। चाइना ने साफ साफ मना कर दिया, चाइना ने बैन लगाने की बात की। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हमारी कंट्री में बैन लगाना तो नहीं हुआ पॉसिबल, क्योंकि ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आ गया। तो इसको बोला गया कि रेगुलेट किया जाए। अब रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर टैक्स वैक्स लगाए। जैसे गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, 30% के करीब टैक्स लगाया था ना, बजट में 33 था एग्जैक्टली, मैं क्लियर नहीं हूं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। 33 था या 30% टैक्स था, शायद 30 था आई थिंक, ठीक है। आप लोग चेक करिए, कमेंट बॉक्स में बताना कितना टैक्स था यहाँ पर, ये आप लोग इसको एक बार क्लियरिफाई कर लेना, ठीक है। अभी एक पर्टिकुलर मीटिंग का नाम जरूर याद रखेगा, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक डायलॉग हुआ था। और कब हुआ था, ये नवंबर में हुआ था 2021 में। उस टाइम पर यहां पर बोला गया था, सबने इकट्ठा होकर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, कि इंडियन टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन और जो रिवोल्यूशन आ रहा है, तो उसके चलते यहां पर हम लोगों ने बोला था कि यहां पर इसको रेगुलेट करना चाहिए। तो एक समिट होती है जिसमें यहां पर कई सारे पॉलिटिकल बिजनेस लीडर होते हैं, तो उनके द्वारा मिलकर बोला गया कि इसको सुधारना पड़ेगा और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे ये इसी तरीके से जो है वो दिक्कत क्रिएट करती रहेगी। तो अभी जो यहां पर इसके अंदर इतनी गिरावट देखने को मिली, उसके चलते ये लग गया कि कैसे काम चलेगा ऐसे। तो यहां पर एक गिरावट का रीजन यहां पर अभी जो देखने को मिला, उसमें यूएसए के द्वारा जो अभी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर लेकर चली जा रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी वजह से भी यहां पर चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो लोगों का जो इंथुजियाज्म है वो अगर इसमें बना रहेगा तो ये चलती रहेगी, अगर नहीं बना रहेगा तो नीचे गिर जाएगी। पर लेकिन इसकी वजह से जो दिक्कतें होती है वो काफी देखने वाली है कि नॉर्मल जनता को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो वो सोचने वाला मुद्दा यहां पर हो जाता है और उसी के ऊपर काम करना जरूरी है। तो ये क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसको अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी, रेगुलेट नहीं करेगी, तो फिर यहाँ पर ऊपर नीचे जाएगी और रेगुलेट इसको कर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसको माइनिंग करनी पड़ती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग गेम नहीं खेलते हैं, गेम खेलते हुए आप लोगों को पॉइंट्स मिलते रहते हैं, पॉइंट्स आप लोग कमाते हो, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर एल्गोरिदम चलानी पड़ती है, बड़े बड़े कंप्यूटर रखकर, और आप लोग इसको कमाते रहते हो, पर लेकिन उसके लिए ह्यूज आप लोगों को सिस्टम चाहिए, और अभी यहाँ पर इतना पैसा चाहिए, कई सारे देश तो इसके लिए प्रॉपर अलग से सिस्टम बना के रखे थे, ठीक है। अभी ये ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो कि आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, कंफ्यूजन होगा तो फिर दिक्कत में आएगी चीजें। माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना ज्यादा अच्छा है। बोरिस जॉनसन सामने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया है, तो पॉलिटिकल जो टर्मोइल हो गया काफी ज्यादा ब्रिटेन के अंदर में, तो देखते हैं सिचुएशन कैसे सुधर पाती है। तो पॉलिटिकल आर्टिकल है, चलिए जो भी है आप लोगों को हल्का सा पता होना चाहिए। इन बाली जो है हमारी कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो यहाँ पर मिल रहे हैं किससे, ये है वांग यी, ठीक है, ये चाइना की मिनिस्टर हैं। तो LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको लेकर भी इशू के बारे में बात की जा रही है। और अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बर्थडे विश किया गया दलाई लामा को, तो उसके चलते चाइना जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा है। वो बोल रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना के जो मेन पार्ट है उसके इंटरनल इशू में यहाँ पर इशू कर रहा है। मतलब तुम करो तो सही है और हम करें तो तुमको इशू लगता है। तो यही हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये एक तृणमूल कांग्रेस के कई सारे वर्कर की डेथ हो गई वेस्ट बंगाल के अंदर, तो ये बड़ी बात है। यहाँ पर जब यहाँ पर वर्कर की डेथ होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, तो ये कहीं ना कहीं अशांति फैलाने का काम बेसिकली ज़्यादा देखने को मिलता है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में। जो जुबिर है यहाँ पर उसकी लेकर अभी उसके ऊपर बात चल रही है, तो उस डिस्कशन होगा आज कोर्ट के अंदर में। ओल्ट न्यूज़ के जो फाउंडर है, ठीक है, को फाउंडर हैं, तो यहाँ पर ये मोहम्मद जुबिर, उनके द्वारा कुछ लिखा गया था कुछ दिनों पहले, जिसके चलते इनको गिरफ्तार किया गया। तो अभी उसी केस को लेकर बातें चल रही है, रस्साकसी चल रही है, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकल कर आता है। बाकी ये काफ़ी एक दुखद घटना है कि मानसून जो है वो ज़्यादा गर्म हो गई है समर यानी कि गर्मियों से भी। तो ये एक स्टडी सामने निकल कर आई कि 0.3 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसके चलते दिक्कत निकल कर आ रही है यहाँ पर। तो इसी के साथ में बताया गया यहाँ पर कि आने वाले टाइम पे देखिए जब इस तरीके की दिक्कत होती है ना, तो क्लाइमेट चेंज काफ़ी बड़ा इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये एनालिसिस किया गया सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा, जिसके चलते बातें सामने निकल कर आई है, ठीक है। बाकी कुछ जगह बारिश अच्छी हो रही है, कर्नाटक के अंदर आप लोग देखते हैं शानदार तरीके की बारिश देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। इसी के साथ में यहाँ पर एक जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ये अभी प्लास्टिक जो है वो बैन हो चुकी है देश के अंदर, फिर भी आप लोगों को प्लास्टिक जगह जगह इस्तेमाल होती हुई नजर आएगी, तो ये एक बुरी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। राजनाथ साहब जो हैं वो यहाँ पर पार्लियामेंट्री पैनल के सामने अग्निपथ स्कीम के बारे में बातें कर रहे हैं। अग्निपथ वही स्कीम है जिसमें 4 साल तक की बात की गई थी बच्चों को रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो इसको आगे लेकर चला जा रहा है, तो देखते हैं आगे कितने अच्छे से चलती है।
ट्विटर को यहाँ पर अभी जो काली का पोस्ट है वो हटाने के लिए बोले था देवी काली जी का, तो उसके चलते यहाँ पर ये पूरा मुद्दा चल रहा है। अभी यहाँ पर देखते हैं इसको किस तरीके से लिया जाता है, क्योंकि काली जी को दिखाया गया सिगरेट पीते हुए LGBT कम्युनिटी का फ्लैग लिए हुए, तो ये काफी बड़ा इशू यहाँ पर निकल कर आया था। छत्तीसगढ़ के बारे में बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ में एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक जो है काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है, तो एक अच्छी चीज आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक सपोर्टिव चीज है यहाँ पर, जिसके चलते आने वाले टाइम में एजुकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और भी कई सारी चीजों को। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो यहाँ पर इसके बारे में वैसे मैं कई बार डिस्कस पहले कर चुका हूँ, फिर किस दिन अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। अगर रेगुलर लेक्चर देखोगे तो सारी चीजें होती रहेंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इसके बारे में बातें की जा रही है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होता है। यूक्रेन के जो ट्रूप हैं यहाँ पर उनकी जान जा रही है स्नेक आइलैंड के अंदर, जो कि रसिया के कंट्रोल से छूट गया था। हालांकि रसिया ने ये बोला मैंने अपने आप छोड़ा है उसको, ताकि गेहूं की सप्लाई जो है वो फिर से स्टार्ट की जा सके। चलिए जो भी है, आज का सुडोकू है ये ऑलरेडी आप लोगों को मिल जाता है, जो SLVpedia वाला पेज है, यहाँ पर जाकर आप लोग देखते हैं सारी चीजें मिल जाती है। आप लोगों को नोट्स वगैरह भी यहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय करते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो इन वीडियो को आप लोग देखते हैं अच्छे से। तो SLVpedia जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एक तरीका चलता फिरता आप लोग का विकीपीडिया हो जाएगा, काफी ज्यादा फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हमारी कंट्री में जो वुमेन है उनके द्वारा 3-0 से सीरीज जीत ली गई है श्रीलंका को हराकर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जो मिताली राज है उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद में यहाँ पर ये मैच खेला गया, ये सीरीज खेली गई। तो ये एक तरीके से पूरे देश की जो भी लड़कियां हैं जो खेल रही हैं सबको एक तरीके से बधाई हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार यहाँ पर हमारी क्रिकेट टीम महिलाओं वाली को भी हम लोग जान पा रहे हैं, वरना मेन क्रिकेट टीम है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। शानदार तरीके से आंसर दिए गए यहाँ पर आयशा प्रिया के द्वारा, मैंने आप लोगों को बता दिया। आज अगर बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका के बारे में। तो यूनेस्को के बारे में बात करें तो यूनेस्को के द्वारा इसको इंस्क्राइब किया गया। इसी के साथ में मध्य प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 5 क्लस्टर आप लोग ग्रुप देखने को मिलेगा, जो कि रॉक शेल्टर है, इनके चट्टानों के अंदर जो शेल्टर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप लोगों को देखने को यहाँ पर ये मिलेगा। मीजोलिथिक पीरियड में है, अगर बात करें तो हिस्ट्री में आप लोगों ने इन चीजों को पढ़ा होगा, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट बना हुआ है। तो आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं जिसने इसको देखा है? मेरा टाइम, मुझे कभी टाइम मिलेगा तो यार मैं सारी चीजें देखने का बड़ा इच्छुक हूँ, पर लेकिन वही है कि बंधा हुआ हूँ कुछ चीजों के साथ में, जिसकी वजह से चीजें नहीं हो पाती है, पर आगे जरूर देखा जाएगा इनको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विंध्या रेंज के अंदर आप लोग ये चीजें देखने को मिलेगी, ओके। तो ये थी टोटल बातें, और फिर से मैं बता रहा हूँ आज का डिस्कशन थोड़ा सा लेट अपलोड होगा, क्योंकि ये मोबाइल से अपलोड करूंगा, इंटरनेट जो है राउटर लैंड वाला वो नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से इशू देखने को मिलेगा। तो यार ये मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे हाथ में होती है उस चीज से रिलेटेड आप लोग कभी भी मेरे से मुझसे लेट नहीं पाएंगे चीजें। अगर बाहर से कुछ चीज होगी, इंटरनेट प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी, तो ये ऐसी चीजें देखने को मिलती है। फिर भी एक्सट्रीमली सॉरी यार, अब क्या ही कर सकता हूं मैं इसमें। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर पर्सनल कोई क्वेरी आप लोग करनी हो तो स्टडी लवर वीर पर सेंड कर सकते हैं, सिलेक्शन हो तब भी आप लोग, या फिर कोई भी उसके ऊपर लिख दिया करिए टाइटल। और वीडियो को आप लोग लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।